स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सो हमारा टॉपिक आज का है मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि हमारे कॉस्टिंग के ना दो बेसिस होते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ कॉस्टिंग। अब वो दो बेसिस कौन से हैं, ठीक है, वो हम समझने जा रहे हैं यहाँ पर कि वो दो बेसिस हमारे कौन से होते हैं। एक होता है जो हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमने कौन सा बेसिस ऑफ कॉस्टिंग पढ़ा है, आपको याद है? ठीक है, सो अभी तक जो हमने पढ़ा है दैट वाज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कौन सी कॉस्टिंग पढ़ी हमने? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, हमें अपने प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को रिकवर करना होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट को रिकवर करना हमारी पूरी प्रायोरिटी रहती है कि हम पूरी कॉस्ट रिकवर करना चाह रहे हैं। लेकिन सेकंड जो हमारा बेसिस ऑफ कॉस्टिंग है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे हमारा जो पर्पस होता है दैट इज नॉट टू रिकवर टोटल कॉस्ट। हमारी जो प्रायोरिटी होती है, जो रिकवर करने की प्रायोरिटी होती है, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम चाहते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पहले रिकवर हो जाए, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? काम करते टाइम जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट तो देखो बेटा, फिक्स कॉस्ट इसके अलावा जो होती है वो तो काम हम करें या ना करें वो हमारी होनी ही होनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है, मतलब अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जितनी हमारी उस काम को करने की कॉस्ट है वो रिकवर हो जानी चाहिए। फिक्स कॉस्ट हमारी होनी ही है चाहे हम काम करें या ना करें। तो अब हमारा जो सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यहां पर हमारी कॉस्ट शीट जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो हमारी कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, मैं आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कॉस्ट शीट का मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं हमारी सेल्स कितनी है, और सेल्स में से हम लेस करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो सबसे पहला टारगेट ही क्या होता है कि सेल में से उस सेल को जनरेट करने के लिए जो हमारी रनिंग कॉस्ट है, उस सेल को जनरेट करने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेल का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेल का कंट्रीब्यूशन है टू रिकवर फिक्स कॉस्ट एंड टू मेक प्रॉफिट्स। तो सेल ने इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है जिसके अंदर से हम क्या लेस करते हैं? अपनी फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं। ठीक है, जब हम इसमें से अपनी फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है दैट वी कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत डिटेल शीट बनती है लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या आपको इतना समझ आया? अब यहाँ पे हमने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करा, हमारे पास क्या वैल्यू आई? कंट्रीब्यूशन। इसको हम ए पार्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद क्या आया? प्रॉफिट आ गया। देखिए, सो मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारी है, इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? टू रिकवर वेरिएबल कॉस्ट एट प्रायोरिटी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर चीजें पढ़नी है वो क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने चीजें पढ़नी है, फर्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है दैट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। ब्रेक इवन पॉइंट्स पढ़ने हैं। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स के बारे में पढ़ना है। डिजायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने इनडिफरेंस लेवल्स के बारे में पढ़ना है। इनडिफरेंस लेवल वन बाय वन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमने कॉस्ट ब्रेक इवन के बारे में पढ़ना है, कॉस्ट ब्रेक इवन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और बीच में जो भी हमें लगता है चीजें हमने करनी है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, देखिए मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, तो मेरे प्रोडक्ट का नाम एक्स रख देते हैं यहाँ पर।
और इस प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज पर यूनिट, 100 रुपीज पर यूनिट। इसको बनाने के ऊपर जो कॉस्ट आती है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कह सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वो आती है 60 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपए पर यूनिट। और मेरी दुकान का जो किराया है, जिसको मैं बोल सकता हूँ मेरी फिक्स कॉस्ट, जो मेरी दुकान का किराया है वो है 10,000 रुपए। क्लियर है? तो अब मुझे ये देखना है कि भाई सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होता है कि मुझे ब्रेक इवन पे आना है। व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे ना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जहां मुझे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अब मैंने सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि मुझे किस लेवल पर मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा कि ना मुझे ब्रेक इवन पे आना है, ठीक है, एटलीस्ट मैं अपनी सारी कॉस्ट को रिकवर तो कर पाऊं। ठीक, तो अब हम बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल, कैलकुलेट द ब्रेक इवन लेवल, ठीक है। तो आपके साथ मैं कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करूंगा और उनको ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करने वाला हूँ। ये फॉर्मूलाज आप लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है? ऐसी सेल जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो ब्रेक इवन सेल्स अगर आपको इन क्वांटिटी निकालनी है तो आप क्या लेंगे? यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो होता है दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, ठीक है। और अगर आपने ब्रेक इवन सेल्स इन अमाउंट निकालनी है, इन अमाउंट, तो इन दैट केस आप क्या लेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब ये पीवी रेशो क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पीवी रेशो बताने जा रहा हूँ। पीवी रेशो क्या होता है देखिए। सो व्हाट इज पीवी रेशो? पीवी रेशो स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करा, ठीक है, अपॉन सेल्स, और उसकी परसेंटेज लेते हैं। सपोज 100 रुपए की सेल है और हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 40। कंट्रीब्यूशन मतलब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद मेरा पैसा कितना बच रहा है, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमारा पीवी रेशियो क्या है? 40%, मतलब सेल का 40% हमारा बच जाता है, जिसके अंदर हमें क्या रिकवर करना होता है? फिक्स कॉस्ट भी और प्रॉफिट मार्जिन भी इसी में अर्न करना होता है। अब प्रॉफिट की तो बात हो नहीं रही बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेक इवन। अब आ जाते हैं अच्छा, अब हम इस पर कैलकुलेशन करते हैं सेम। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, फटाफट देखो यहाँ पे। सेलिंग प्राइस जो है हमारा 100 रुपए यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट है हमारी 10,000। हमें ये देखना है ब्रेक इवन कैसे निकालें। तो आज हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले इन फॉर्मूलाज को यूज करके। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स जो है दैट इज 100 रुपीज, और मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 60 रुपीज, ठीक है। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन बचता है, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो आता है वो आता है 40 रुपीज पर यूनिट। सो वी कैन यूज दिस। अगर हम ब्रेक इवन फॉर्मूला में लगाएं, ब्रेक इवन सेल्स निकालें, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। 40 रुपीज पर यूनिट हमारा कंट्रीब्यूशन बच रहा है, तो इसको फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी? 10,000 थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 40 रुपए। तो हमारी ब्रेक इवन सेल कितनी आ जाएगी? 250 यूनिट्स, यही आएगा ना? 250 यूनिट्स आ जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक आपको समझ आया कि हमें 250 यूनिट्स बनाने हैं ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाएं। ये हमने इन क्वांटिटी निकाला है, इन क्वांटिटी। अगर इन अमाउंट निकालो तो इन अमाउंट निकालने का तरीका क्या है? फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दें पीवी रेशो से। अब पीवी रेशो कैसे निकलता है? देखिए पीवी रेशो का जो फॉर्मूला था वो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अगर आप ये निकाले तो कितना आ जाएगा? ये 40% ही आएगा। कंट्रीब्यूशन 40 है और सेल हमारी 100 है, 40%।
तो अगर आप इससे सॉल्व करते हैं 10,000 अपॉन 40%, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, 25,000। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो ये देख सकते हो 250 यूनिट्स है, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25,000। तो आप अमाउंट इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मुला यूज करा सो दैट आपको फॉर्मुला यूज करना आ जाए। ठीक है, आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए पीवी रेशियो के बारे में आप एक और चीज लिखेंगे। पीवी रेशियो आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट, अगर आपको 2 पीरियड का प्रॉफिट गिवन है तो आप चेंज इन प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जैसे पिछले साल और इस साल का, अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप वैसे परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट और परसेंटेज चेंज इन सेल्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आप चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स ही करिए, तो पीवी रेशियो आपका निकल जाएगा इनटू 100। क्लियर है? तो अब हम आगे चलने वाले हैं। एक बार हम ब्रेक इवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक इवन चार्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, दिस इज आवर टर्नओवर लाइन और ये हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू लाइन है। ठीक है, सबसे पहली चीज, दिस पैरेलल लाइन इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट लाइन। इसको हमने फिक्स कॉस्ट लाइन क्यों बोला? क्योंकि टर्नओवर चाहे जितना मर्जी बढ़ता जा रहा है, टर्नओवर की क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ती जा रही है, ये हमारी फिक्स है, सेम रहेगी। ठीक है, दिस लाइन इज कॉस्ट, ये जो हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट लाइन। ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन अगर आप देखें, टोटल कॉस्ट लाइन अगर आप देखें तो इसके बीच में ये जो गैप है ये क्या है? दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। ये क्या बताता है? सेल अगर कुछ भी ना हो तो हमारी फिक्स कॉस्ट तो रहती रहती है। ठीक है, तो हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट के ऊपर स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस? ये हमारी जो लाइन जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू लाइन। ठीक है, ये हमारी रेवेन्यू लाइन है। ओके, सो दिस इज माय रेवेन्यू लाइन। मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा, रेवेन्यू लाइन। अच्छा, एक चीज हमारी और रहेगी इसके अंदर, वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट लाइन जो होती है हमारी, वो जनरली टोटल कॉस्ट लाइन के पैरेलल चल रही होती है। ठीक है, टोटल कॉस्ट लाइन के पैरेलल चलती है। ठीक है, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट लाइन हो गई, वेरिएबल कॉस्ट लाइन। लाइन अगर आप देखें, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे हमारी रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं और यहाँ पर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें, इस लाइन पर जो हमारे एंगल्स बनते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अगर आप देखें इसके नीचे, इसके नीचे इस लाइन के जितना भी नीचे का एरिया है, ठीक है, ये सारा हमारे लिए लॉस है। क्या है? लॉस है, हम लॉस के अंदर जा रहे हैं। और इसके ऊपर का जितना भी एरिया है, जितना भी टोटल रेवेन्यू लाइन जब टोटल कॉस्ट के ऊपर आ जाती है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू लाइन जहां पर भी हमारे टोटल कॉस्ट के इक्वल ऊपर आ जाती है, तो ये सारा एरिया हमारा प्रॉफिट का एरिया है। क्लियर है ये बात? इतनी बात आपको समझ आई? तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे? ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में यहाँ डिस्कस हो रहा है। ठीक है, और इसी ग्राफ के थ्रू हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम। हाँ, नाउ हमने अभी तक ब्रेक इवन पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजायर्ड सेल्स और डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा मतलब क्या है इस बात का, कि सपोज अगर हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सोचा हुआ है कि हमें इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, तो वो हम कितनी सेल करें उतना प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो वो सेल फिगर हम कैसे निकालें? अगर हम सेल्स निकालना चाहते हैं इन क्वांटिटी, तो इन दैट केस हमने पहले न्यूमरेटर में क्या लिया था ब्रेक इवन के लिए? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट के अंदर हम डिजायर्ड प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और बेस में क्या था हमारा? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और अगर हमें यही इन अमाउंट निकालना है, तो इन दैट केस फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, हमने ब्रेक इवन के लिए डिनोमिनेटर में क्या लिया था? पीवी रेशियो। तो यहाँ पर भी हम पीवी रेशियो से इसको डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला सेम रहेंगे।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है, सेम जो हमने पहले क्वेश्चन करा था, 20,000 का हमने प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर सेम क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या वैल्यूज ली थी यहाँ पे हमने, एक मिनट देखिए, सेलिंग प्राइस हमारा क्या था, 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी थी, 60, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बचता था, दैट वाज 40। अब हमें देखना है कि डिजायर्ड सेल्स क्या होनी चाहिए हमारी। अब डिजायर्ड सेल्स के लिए हमने क्या करा, फिक्स कॉस्ट, प्लीज म्यूट करिए जिसके भी वाइब्रेशन हो रहे हैं, फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना है, डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर देना और इसको डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 थी, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा 20,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40, देखिए एक बार क्या आ रहा है, आई थिंक दैट विल बी 750 यूनिट्स, 750 यूनिट्स। अगर हम इसको वेरीफाई करें, ठीक है, लेट्स वेरीफाई, अगर हम इसको यहाँ वेरीफाई करते हैं तो यहाँ देखिए, अगर मैं सेल कर रहा हूँ 750 यूनिट्स की, 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मेरी टोटल सेल्स कितनी आ गई, 75,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी, 750 यूनिट्स है, हर यूनिट पे कॉस्ट मेरी आएगी 60, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 45,000, 45,000, ठीक है। इसके बाद मेरा जो कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा, 30,000। अगर आप यहाँ देखिए 30,000 आ गया कंट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट हमने इसमें से क्या लेस करना होता है, फिक्स कॉस्ट लेस करनी है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 10,000। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 20,000 का हमारा प्रॉफिट निकल आया, ठीक है। यही प्रॉफिट हमने अर्न करना था, ओके। और ये हमारे इन अमाउंट सेल्स भी आ गई। आपको यहाँ तक समझ आया हाउ टू कैलकुलेट डिजायर्ड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ हमारा टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि भाई ब्रेक इवन की जो सेल्स होती है हमारी, ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना फायदा है ना नुकसान है, हमने अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर ली है। सपोज अगर ब्रेक इवन सेल जो आ रही है वो 1 लाख की आ रही है, कि भाई 1 लाख की सेल करोगे तो जाके कॉस्ट रिकवर होगी, लेकिन हमने जो एक्चुअल सेल करी है, एक्चुअल सेल कर रहे हैं उससे ऊपर कर रहे हैं, 1,20,000 कर रहे हैं, तो जो 1 लाख और 1,20,000 का डिफरेंस है ना, उसी को हम बोलते हैं एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्योंकि यही जो 20,000 का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसी से हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट पे जाएंगे। क्योंकि 1 लाख तक तो हमारी कॉस्ट रिकवर हुई थी, उसके ऊपर जितनी भी सेल करेंगे वो हमें प्रॉफिट अर्न करवाएगी। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ आई। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाएं अब, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू मेक फॉर्मूला, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, या फिर सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रॉफिट को आप डिवाइड कर सकते हैं पीवी रेशियो से, ये भी एक तरीका है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का। कोई डाउट है तो पूछ लो, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो फटाफट। इन दोनों केसेस के अंदर आपने पीवी रेशियोज भी निकालने हैं, फटाफट निकालो, ठीक है। मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ये हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और ये हमने ब्रेक इवन पॉइंट तो यहाँ निकाल लिया। इसका पीवी रेशियो रह गया था, पीवी रेशियो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दैट विल बी 40%, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। यहाँ पर केस 2, केस 2 के अंदर हमारा सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 10% कम हो गया, मतलब 450 हो गया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी है दैट विल रिमेन सेम, 300 300 ही रहेगी, ठीक है। दैट वाज 60% ऑफ
500, वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई है। ओके, तो ये अंडरस्टूड रहे कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हुई है, वो 60% सेलिंग प्राइस का ही रहेगी। 150 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, पहले पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो हमारा निकलेगा दैट विल बी 150 ऑन 450। तो वैसे फ्रैक्शन में आएगा 33.33%, तो आप इसको 1/3 भी बोल सकते हो, ठीक है। 1/3, 1/3 भी बोल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका है 2 लाख को आप डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, सो योर आंसर विल बी, फटाफट निकाल के दिखाइए। देखिए अब यहाँ पे आएगा 1333.33 यूनिट्स, तो आप इसको 1333 भी लिख सकते हैं, 34 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास।